नमस्कार प्रेक्षक मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। चलिए हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज मोहनलाल जी के घर पर मेहमानों का तांता लगा हुआ था, और क्यों ना हो भाई। आज मोहनलाल जी, जिन्होंने लगातार 35 सालों तक सरकारी दफ्तर में अपनी सेवा दी थी, रिटायर होने जा रहे थे। इसीलिए उन्होंने रिटायरमेंट की पार्टी रखी थी। सभी रिश्तेदार और करीबी दोस्तों को बुलाया गया था। अरे पतिदेव कहाँ गए? सुनीता जी बोली और मोहनलाल जी को ढूंढते हुए अपने कमरे में आ पहुंची। आप यहाँ खड़े हैं, उधर पार्टी में सब मेहमान आपका इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ आप अपनी ही सोच में गुम हो। सुनीता जी ने जैसे ही मोहनलाल जी की ओर देखा तो उनके चेहरे पर दिखने वाली पीड़ा उन्होंने तुरंत समझ ली। क्या हुआ? कुछ बात हो गई क्या? इतना परेशान तो मैंने पिछले 35 सालों में आपको कभी नहीं देखा। सुनीता, सोच रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद का जीवन कैसा होगा। अब तो यह घर जहाँ जिंदगी के 35 साल बिताए थे वो भी हमें खाली करना पड़ेगा। न जाने कितनी यादें इस घर के साथ जुड़ी हुई है। जीवन में न जाने कितने सुख दुख भरे पल हमने इसी मकान में जिए हैं। अब तो इस घर को नज़र भर देखते ही मुझे पिछले दिनों की हंसते खिलखिलाते परिवार की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। एक ठंडी सांस लेते हुए मोहनलाल जी ने उदासी भरे स्वर में कहा। तो उत्साहित स्वर में सुनीता जी बोली, अरे जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब बेटा बहू आपकी बहुत सेवा करेंगे, पोता पोती भी हमारा दिल लगा कर रखेंगे। दिन कैसे कट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मोहनलाल जी और सुनीता जी के 2 बेटे और एक बेटी है। उनका बड़ा बेटा रमन शादीशुदा है और दूसरा बेटा महेश अविवाहित है। बेटी ऋतु की शादी एक संपन्न परिवार में करके सुनीता जी और मोहनलाल जी उनकी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके थे। अपनी माँ बाबूजी को ढूंढते हुए बड़ा बेटा रमन भी वहाँ आ पहुँचा और उनकी बातें सुनकर बोला, पिताजी रिटायरमेंट में परेशान होने की क्या बात है। रिटायरमेंट के बाद आप लोग अपने बेटा बहू पोते पोती के साथ अच्छे से रहना, जो जी चाहे करना। अब आपके ऐश करने के दिन है। अरे आखिर 2 बेटे हैं आपके। फिर सुनीता जी बोली, यही तो मैंने इन्हें समझाया, पर ये मानने को तैयार ही नहीं है। सारी चिंता अपने सिर में लेकर बैठे हैं। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि छोटा बेटा महेश अपने माँ बाबूजी के पास आया और बोला, बाबूजी आज एक सरप्राइज़ मैं भी आपको देना चाहता हूँ आपकी रिटायरमेंट पर। अच्छा तो बताओ क्या सरप्राइज़ है? तुम्हें कोई और अच्छी नौकरी मिल गई है क्या? नहीं बाबूजी, दरअसल मुझे एक लड़की पसंद आई है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। बेटे की यह बात सुनकर मोहनलाल जी एकाएक चौंक गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतने में माँ सुनीता जी, जो कि उसकी बात सुनकर प्रसन्न हो गई, पूछने लगी, कौन है, कहाँ रहती है, क्या नाम है उसका? सवालों की झड़ी लगा दी सुनीता जी ने। अरे माँ, सांस तो ले लो, सब बताता हूँ। अंजू नाम है उसका, मेरे साथ ही MBA करती थी। धीरे धीरे बोलचाल हुई और बोलचाल प्यार में कब तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। मोहनलाल जी बेटे की बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फिर भी सुनीता का उत्साह देखते उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखा। इतने में महेश ने और एक तीर छोड़ा, माँ लेकिन लड़की वालों की एक छोटी सी शर्त है। शर्त का नाम सुनकर सुनीता जी चौंक गई। शर्त? अरे शादी करने में किस तरह की शर्त? माँ, वह दरअसल अंजू की माता पिता की शर्त यह है कि हमारी शादी के लिए वो तभी तैयार होंगे जब मैं उनके यहाँ घर जमाई बनकर जाऊँगा। ये बात सुनते ही सुनीता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो ऊंचे स्वर में बोलने लगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। फिर अगले ही पल सुनीता जी अपने गुस्से को बड़े मुश्किल से दबाते हुए बोली, समझने की कोशिश कर बेटा, ऐसा करके वो लड़की और उसके घरवाले तुझे अपना गुलाम बनाकर रखेंगे। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। घर जमाई बनने में हर्ज ही क्या है? यह तो एक छोटी सी बात है। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ एक साथ रहे या वहाँ रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? जीवन तो हमें जीना है। इतनी बात कहने की देर थी कि मोहनलाल जी गुस्से से उठ खड़े हुए और महेश के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। यह क्या छोटी सी शर्त लगती है तुझे? नालायक, ये बता
हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई थी। अभी कहाँ 4 दिन हुए हैं तुम्हें उस लड़की से मिले हुए कि माँ बाप से भी बढ़कर हो गई वो। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जिस बाप की गोद में तुम खेले, अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हुए तुम्हारी हर एक ज़रूरत का ध्यान रखा, जिनसे एक पल को दूर रहना भी तुम्हें गवारा नहीं था। आज एक लड़की के लिए उन्हीं को छोड़कर जा रहे हो। होने वाले सास ससुर क्या सगे माँ बाप से बढ़कर हो गए तुम्हारे लिए? क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटे पर भी कोई हाथ उठाता है क्या? सुनीता जी मोहनलाल जी का हाथ पकड़ते हुए बोली। पिता की प्रतिक्रिया देखकर महेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आप चाहे जो कहे, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ अंजू से, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। ऊंचे स्वर में बोलते हुए महेश घर से बाहर निकल गया। मोहनलाल जी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। हे भगवान, इतने खास दिन पर यह तोहफा दिया है मुझे मेरे बेटे ने। जिंदगी में यह दिन भी कभी देखना पड़ेगा, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बेटे के व्यवहार से अंदर तक आहत हो चुके मोहनलाल जी की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। खैर, कुछ दिन और बीते तो मोहनलाल जी की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि अब घर खाली करने का समय नज़दीक आ रहा था। तभी एक दिन मोहनलाल जी के घर पर एक कुरियर आया, जो बड़े बेटे रमन के नाम पर था। सुनीता जी ने कुरियर लिया और उत्सुकतावश उसे खोलकर देखा तो उसमें से एक पत्र निकला। लेकिन पत्र पढ़ते ही सुनीता जी स्तब्ध हो गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी मोहनलाल जी अपने कमरे से निकल कर आए और सुनीता जी से उनकी हैरानी का कारण पूछने लगे। तो सुनीता जी ने उनके हाथ में वह पत्र पकड़ा दिया। पत्र पढ़ते ही जैसे मोहनलाल जी के दर्द का ठिकाना न रहा। बिना पलक झपकाए वो पत्र की ओर देखते ही रह गए। अपने दुख और पीड़ा को दिल में दबाते हुए सुनीता जी बोली, आपके बेटे की विदेश में नौकरी लग गई है। अब वो भी दूर चला जाएगा हम लोगों से, हमेशा हमेशा के लिए। चलो अच्छा ही है सुनीता, तरक्की की राह पर है हमारा होनहार बेटा। रुंधे हुए गले से मोहनलाल जी अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए कह रहे थे। अभी एक बेटे के द्वारा दिए गए घाव नहीं भरे थे मोहनलाल जी और सुनीता जी के। इतने में बड़े बेटे की विदेश में नौकरी की बात जानकर दोनों अंदर तक टूट गए। मोहनलाल जी सोचते सोचते पिछली यादों में डूब गए। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को अपनी ईमानदारी की नौकरी और मेहनत करते हुए पढ़ाया लिखाया था और इस काबिल बनाया था कि आज दोनों अच्छी कंपनी में उच्च पदों पर कार्यरत है और बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो चुकी है। महेश तो पहले ही इतने घाव दे चुका था हमें, पर बड़ा बेटा भी हमें छोड़कर चला जाएगा तो हम। दिल में दर्द और पीड़ा लिए सुनीता जी बोल रही थी। उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा, तुझसे तो हमें यह उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए भी हमारे बारे में नहीं सोचा तूने और बेसहारा होने की कगार पर खड़ा कर दिया है हमें। मोहनलाल जी मन ही मन सोचने लगे, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो ये घर भी हमसे कुछ दिनों में ही ले लिया जाएगा। सुनीता जी को चिंता सताने लगी। तुम चिंता क्यों करती हो सुनीता? मेरे रिटायरमेंट के पैसे आए हैं और फिर मेरी पेंशन भी तो आती है। हम दोनों का खर्चा बड़े आराम से चल जाएगा। हमारी ज़रूरतें ही कितनी रह गई है अब। जहाँ तक रही ठिकाने की बात, तो वो इंतज़ाम किसी वृद्धाश्रम में हो जाएगा। ऐसा कहते कहते मोहनलाल जी की आवाज़ कांपने लगी। मोहनलाल जी सुनीता जी को दिलासा देकर बाहर निकल गए, मगर इस बीच उनकी आंसुओं से भरी आंखों से छलकती बेबसी सुनीता जी से छुप न पाई। उनके अंदर चलती हुई उथल पुथल और उनके सिसकते हृदय की आवाज़ वह साफ सुन पा रही थी, लेकिन एक दूसरे को सांत्वना देने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था उनके पास। इतने में उनकी विचार श्रृंखला को भंग करते हुए दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा सामने बेटी और दामाद जी खड़े हैं। अपनी बेबसी को दिल के किसी कोने में छुपाकर सुनीता जी उन्हें अंदर ले आई। यहाँ वहाँ देखते हुए उनकी बेटी बोली, माँ, बाबूजी दिख नहीं रहे, कहीं गए हैं क्या? हाँ, ओल्ड एज होम गए हैं, ये पता करने कि हम लोग वहाँ रह पाएंगे या नहीं। सुनीता जी ने बहुत गहरी सांस लेकर भारी मन से यह बात कह दी। तो उनकी बातें सुनकर बेटी जैसे अचंभित सी हो गई। क्या ये कैसी बातें कर रही है आप? 2 बेटे और एक बेटी के रहते इस बुढ़ापे में आप ओल्ड एज होम जाएंगे?
इस उम्र में जब आपको ज़्यादा देखभाल और बच्चों का सहारा चाहिए तो आप लोग ओल्ड एज होम जाने की तैयारी कर रहे हो। हाँ, सही कहा तुमने, 2 बेटे, पर वो बेटे अब अपने हैं कहाँ। ऐसा कहते हुए सुनीता जी ने अपनी बेटी को सारा हाल सुनाया। सारी बातें सुनकर उनकी बेटी की हैरानी का ठिकाना न रहा। फिर बोली, माँ, चाहे जो हो, लेकिन मेरे होते हुए आप वृद्धाश्रम बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप हमारे साथ चलिए। अब से आप दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। क्या माता पिता की जिम्मेदारियाँ केवल बेटों की होती है? क्या बेटियाँ माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकती? क्यों नहीं रख सकती बेटा, लेकिन हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते। हम तो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं। हम चाहते हैं कि तू अपनी गृहस्थी में खुश रहे। सुनीता जी भरे गले से बोली। तभी उनका दामाद बोला, इस उम्र में हम आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते माँ जी। मैं भी आप दोनों का बेटा हूँ। आप हमारे साथ चलकर रहेंगे तो हमें खुशी होगी। थोड़ी देर में मोहनलाल जी भी घर वापस लौट आए। सुनीता जी और मोहनलाल जी को अपनी बेटी दामाद के विचार जानकर प्रसन्नता हुई। बेटों ने तो हमें पल में पराया कर दिया और इधर दामाद जी है जो अकेला छोड़ना ही नहीं चाहते हमें। मन ही मन दोनों सोचने लगे। बेटी और दामाद हमदर्दी भरी नज़रों से माँ पिताजी की ओर देखने लगे और उनके जवाब का इंतज़ार करने लगे कि मोहनलाल जी बोले, बेटी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, भले ही आज ही और अभी मौत आ जाए। ऐसे जिंदा रहने से तो अच्छा है कि भगवान हमें अपने पास बुला ले। तभी उनके दामाद जी मोहनलाल जी से बातें करते हुए उन्हें समझाते हैं, मैं आपकी भावनाओं को भली भांति समझता हूँ पिताजी। अगर आप हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहना चाहते तो हम आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान किराए पे ढूंढ लेते हैं। यदि आप वहाँ भी रहेंगे तो हम आपका ख्याल अच्छे से रख पाएंगे और फिर ऋतु और बच्चों का भी दिल लगा रहेगा आपके साथ। दामाद जी, हमारे प्रति आपके विचारों और भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा आत्म स्वाभिमान मुझे यह सब करने की इजाज़त नहीं देता। इतना कहकर मोहनलाल जी सोच विचार में डूब गए। कुछ देर बाद अपनी पत्नी से कहने लगे, सुनीता, मैंने जो फैसला लिया है अपनी बची हुई जिंदगी के लिए, क्या तुम मेरे फैसले में मेरा साथ दोगी? मैंने कभी आपका साथ छोड़ा है जो आज छोड़ूंगी? मोहनलाल जी का हाथ थामते हुए सुनीता जी बोली। तो मोहन जी ने कहा, ठीक है सुनीता, हम 2 दिन बाद ही ओल्ड एज होम चले जाएंगे। जो पैसा रिटायरमेंट से मिला है उसे ओल्ड एज होम को ही दे देंगे। सुनीता जी गहरी सोच में डूब गई। बेटों के होते हुए इस उम्र में हमें ठिकाना ढूंढना पड़ रहा है। ऐसा सोचते सोचते कभी अपनी किस्मत को कोसती तो कभी परवरिश को। फिर दर्द भरी आवाज़ में बोली, भगवान, हमें ऊपर ही क्यों नहीं बुला लेते? अब करने को बचा ही क्या है इस जिंदगी में। अगले दिन बड़ा बेटा रमन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ माता पिता के घर पहुंचा। माँ, बाबूजी, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। ऐसा कहते हुए उसने मिठाई का डिब्बा अपनी माँ बाबूजी की ओर बढ़ाया तो मोहनलाल जी सुनीता जी हैरानी से देखने लगे। पूछेंगे नहीं, ऐसी कौन सी खुशी की बात है? रमन ने कहा। तो मोहनलाल जी गंभीर स्वर में बोले, यही ना कि तेरी विदेश में नौकरी लग गई है। अब तू वहीं सेटल हो जाएगा और कामयाबी की शिखर को छू लेगा। हम सब जानते हैं बेटा। ऐसा कहते हुए मोहनलाल जी ने रमन का अपॉइंटमेंट लेटर उसके हाथों में थमा दिया। फिर सुनीता जी भारी दिल से कहने लगी, बेटा, यह फैसला करने से पहले तूने अपने माँ बाबूजी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? उम्र के इस पड़ाव पर हम कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे? ऐसा कहते कहते माँ का गला रूंधने लगा। रमन और उसकी पत्नी ये सब बातें सुनकर हैरान थे। ये आप क्या कह रहे हैं माँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी रमन की पत्नी की नज़र दूसरी तरफ गई तो मेज पर कुछ बैग पैक किए हुए पड़े थे। चौंकते हुए बोली, और ये आप लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? बहू ने पूछा तो सुनीता जी बोली, हमने वृद्धाश्रम जाने का सोच लिया है बेटा। अब तुम लोग पूरी तरह से आज़ाद हो, विदेश जाकर खूब तरक्की करो। सुनीता जी ने कहा तो रमन आश्चर्यचकित हुआ और बोला, नहीं माँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? हम लोग आप दोनों को छोड़कर विदेश चले जाएंगे। मुझे नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का प्रस्ताव अवश्य मिला था, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मोहनलाल जी हैरानी से अपने बेटे की तरफ देखने लगे। माँ, आप लोगों को छोड़कर विदेश जाना तो दूर, हम लोग तो अब गुड़गांव भी नहीं जा रहे हैं।
जानते हैं बाबूजी, आपकी रिटायरमेंट के बाद मैंने इसी शहर में अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है और यहीं पर हमने मकान भी खरीद लिया है ताकि हम सब मिलकर यहाँ रह सकें। ये मिठाई उसी की खुशी में है। और बाबूजी, हम लोग आप दोनों को सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसीलिए अभी तक आपसे ये बात छिपा कर रखी थी। अब आप अपना बुढ़ापा अपने पोता पोती के साथ सुख से बिता सकेंगे। बेटा और बहू दोनों अपने माता पिता के चरणों में बैठ गए और बोले, हम आपकी सेवा का मौका चाहते हैं बाबूजी। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ नहीं बल्कि हम आपके साथ रहें। हमें आपके स्नेह और आशीर्वाद की ठंडी छांव की आवश्यकता है। देंगे ना आप? बेटे और बहू का विचार जानकर एक ओर तो आज मोहनलाल जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, दूसरी ओर अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था। सुनीता जी अपने खुशी के आंसुओं को रोकने में असमर्थ थी। बेटे बहू को उठाते हुए वो दोनों बोले, बेटा, आज तुम लोगों ने हमें निहाल कर दिया। हमारे मन में तो न जाने क्या क्या ख्याल आ रहे थे। अभी यह बातें चल ही रही थी कि अचानक बच्चों ने उत्साह से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे चाचू आ गए, चाचू कहाँ गए थे आप? सामने देखा तो महेश हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। उसे देखते ही मोहनलाल जी बोले, बेटा तुम? मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, आप सही कहते थे कि अंजू और उसके माता पिता मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। मैं तो उससे शादी करने के लिए जा रहा था, लेकिन रहकर मेरे कानों में आपके शब्द गूंजने लगे। अपने भगवान समान माँ बाबूजी का दिल दुखाकर मुझे भी शांति नहीं मिल रही थी। मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कार रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ बाबूजी, मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा सुलूक किया है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ बाबूजी, मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा सुलूक किया है। हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहते हुए महेश सुनीता जी और मोहनलाल जी के पैरों में गिर गया। फिर महेश बोला, बाबूजी, अब मैं शादी करूँगा तो आपकी पसंद की लड़की से ही। देर आए दुरुस्त आए। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है हमारे लिए। ऐसा कहते हुए माँ बाबूजी मुस्कुराते हुए महेश को गले लगाते हैं। क्या बात है दादाजी, एक सेल्फी तो बनती है, हाथ में मोबाइल लेते हुए बच्चों ने कहा। तो पूरे घर में हंसी के ठहाके गूंजने लगे। आज मोहनलाल जी का पूरा परिवार फिर से एक होने की खुशी मना रहा था और सुनीता जी ईश्वर को बार बार धन्यवाद दे रही थी। दोस्तों, माँ बाप बरगद का वह विशाल वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे महफूज रहते हैं। एक माँ बाप ही है जिन्हें आपकी तरक्की पर खुशी होती है। आज आप जो भी हैं उनके पीछे इन्हीं लोगों का त्याग है। आप अचानक नहीं बड़े हुए, आपको बड़ा करने में माँ ने अपने जिस्म को सुखाया है। बूढ़े बाप ने कड़कड़ती धूप में अपने शरीर को तपाया है। जिस पेड़ ने तुम्हें बचपन में अपनी छाँव दी, उनके पत्ते सूखने मत दीजिए। अपने स्नेह और प्यार की खाद दीजिए। अपनी मधुर वाणी और व्यवहार रूपी पानी से सींचते रहिए, क्योंकि जब छाया देने वाला वृक्ष नहीं रहता तो आंगन में धूप ही धूप हो जाती है। प्रेक्षक मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा, और कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।